इधर देखो, क्वेश्चन रिवाइज करा दें, ठीक है। जिनका गलत हुआ जिनका सही हुआ वो अपना देखें पहले। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में क्या है, एक एंगल गिवन है वो 37 डिग्री, जिसके साथ आप अवेयर कम हो। तो 37 डिग्री के लिए मैंने तुम्हें बताया कि एक ट्राइंगल बना लो यहाँ पर अलग से और इन वैल्यूज को लर्न कर लो। ये 37 डिग्री अगर है, ये 53 डिग्री है। 37 के सामने का जो साइड है वो हमारी 3 वैल्यू होगी, 53 के सामने की 4 वैल्यू होगी, और ये वैल्यू जो है हमारी क्या हो जाएगी 5। तो ये एक एक्चुअली 3 4 5 जो है वो ट्रिपलेट है। ये क्या है, एक ट्रिपलेट है। इसके बाद यहाँ से साइन कॉस टेन जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू इस ट्राइंगल की हेल्प से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन में जो चीज बोला गया है उसके हिसाब से एक डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक हमारे पास 5 kg का ब्लॉक है, पुल्ड ओवर द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। बाय द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन का मतलब हो गया कि एक ब्लॉक आप ले लो यहाँ पर और इस पे लगा लो एक फोर्स, ठीक है। और इसके बीच में एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो सरफेस है, ये जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, और रफ सरफेस है तो मतलब फ्रिक्शन लगेगा। इसमें आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा फोर्स, फोर्स हमारा कितना लगाएगा 40 न्यूटन। और इसका जो मास है, इसका जो मास है वो 5 kg है। और ये 40 मेकिंग अ डिस्टेंस ऑफ एंगल, सॉरी एंगल कितना है, जब फोर्स जो लगाया गया वो एंगल किस एंगल पे लगाया गया 37 डिग्री पे। यहां से ऐसे करके कहीं एंगल लगाया गया, वो फोर्स लगाया गया। किसके साथ एंगल बनाओगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाओगे। ये जो एंगल है वो कितना है 37 डिग्री। कितना है 37। याद रखना, ध्यान से समझना इस चीज, इसी पे बेस्ड अगला डेरिवेशन है। जो नेक्स्ट जो डेरिवेशंस हैं वो क्या है 37। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा ये एफ क्या है, फोर्स है। फोर्स हमारा कितना है 40 न्यूटन है। तो इसके अलोंग फोर्स कितना लगेगा 40 कॉस 37 डिग्री। और यही वाला जो फोर्स, इस फोर्स का यही वो कंपोनेंट है जो ब्लॉक को एक जगह से डिस्प्लेस करके दूसरी जगह लेके जाएगा। वो सपोज यहाँ पे आप पहुंच गए, ठीक है। याद रखना इस पूरी सरफेस पे रफ सरफेस है, यहाँ पे पूरे पे क्या है रफ सरफेस है, जिसकी वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स और लगेगा जो कि हमारा क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब क्वेश्चन में देखो कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किस चीज की है, ये वैल्यू किसकी है म्यू। म्यू इज इक्वल्स टू क्या है 0.2। फाइंड द वर्क डन बाय, पहले किससे निकालना है, पहला केस फर्स्ट केस अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स वर्क डन निकालने का तरीका क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट या फिर एफ डी कॉस थीटा। ये थीटा किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है। तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स की वजह से जो कि हमारा एंगल कितना है 37 है, तो यहाँ पे cos 37 डाल सकते हो। डी की जगह डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। फोर्स की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करोगे 40 cos 37, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले F, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो ब्रेक करके कि F cos थीटा एक साथ ले लिया और डिस्प्लेसमेंट अलग से ले लिया, क्योंकि यहां पर फोर्स के क्या हुए कंपोनेंट बने थे जो कि F cos थीटा आया था। ये वैल्यू कितनी है बताओ, कैलकुलेट करो इसको, कितना आएगा 40 cos 37 यहां से निकालोगे, बेस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, कितना आ जाएगा 4/5। आंसर कितना आएगा 5 8 जा, आंसर कितना आएगा 32 न्यूटन। तो यहां पर वैल्यू क्या रख दोगे, इसकी पूरे की जगह पे आ जाएगा 32 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10। आंसर कितना आएगा 32 जूल, ठीक है। अब अगली चीज बोला फ्रिक्शन की वजह से निकालो। सेकेंड पार्ट किसकी वजह से, वर्क डन, अब लिखोगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन
फ्रिक्शन के लिए वर्क डन का वही सेम फॉर्मूला लगाओ। कौन सा? W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। इस F की जगह क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा हमारा? जो वैल्यू है हमारी 10। थीटा क्या है? आप देखो डिस्प्लेसमेंट ये, क्योंकि ये जो एंगल है ध्यान रखना है, ये थीटा किसके बीच में है? अरे बोलो भाई, ये थीटा किसके किसके बीच में एंगल? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इस फ्रिक्शन का F इधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है? राइट हैंड साइड है। तो कितना एंगल हुआ इनके बीच में? अरे बोलो भाई, cos 180 डिग्री। क्लियर है? तो यहां पर आप F की वैल्यू डालो। अब F चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स निकालोगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालने का तरीका क्या था? म्यू टाइम्स mg। F इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2। m कितना है? m कितना है? 5। g कितना है? 10 ले लेते हैं। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा कितना? 5 2 जा 10, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 10। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 10। और cos 180 की वैल्यू कितनी है? -1। मल्टीप्लाई करोगे 100 जूल। डन। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वर्क डन हुआ, क्योंकि फोर्स हमारा अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन। अब इस ब्लॉक की नॉर्मल रिएक्शन कहां बनाओगे भाई? ऊपर बनाओगे। और नॉर्मल रिएक्शन जब आप ऊपर बनाओगे इसकी इधर की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो किधर की तरफ रहा है? ये नॉर्मल हमारा इस साइड होगा। इस वाले फोर्स को हमने क्या लिख दिया? कैपिटल ऑफ N। तो थर्ड पार्ट लिखोगे अब यहां पर, वर्क डन बाय कैपिटल N। कैपिटल N की वजह से नॉर्मल फोर्स किधर की तरफ? ऊपर की तरफ है। फॉर्मूला वही लगाओगे। वर्क डन इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ डी कॉस हमारा थीटा। F की जगह N आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कॉस थीटा कितना है हमारा? cos 90। इस 90 होने की वजह से सारा टर्म कितना आ जाएगा? 0। FN लिख देता हूं, FN लिख देता हूं। क्लियर? वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स हो गया। फिर वर्क डन ग्रेविटी की वजह से डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटी वाला फोर्स किधर की तरफ लग रहा है इसमें? हाँ, नीचे की तरफ लग रहा है। वो लग रहा होगा इधर की तरफ। ये बेसिकली क्या हो रहा होगा? वर्क डन जो है किसकी वजह से? वेट की वजह से। वेट किसके बराबर होता है? mg का। इस बार भी तो फोर्थ वाले पार्ट में भी डायरेक्ट लिख दूं। वर्क डन कितना आएगा? हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है? वर्क डन किसकी वजह से? वर्क डन बाई किसकी वजह से? बाई वेट। वेट की वजह से कितना आएगा? 0। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे फोर्स नीचे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा राइट हैंड साइड हो रहा है। क्लियर है अपनी बात? A particle moves along a x axis under the force F equal to 4x square. The work done in the moving। अब यहां पे देखो ध्यान से, फोर्स को पहचानो। अभी तक फोर्स कैसा था? वेरिएबल। अभी तक कैसा था? कांस्टेंट था। अब फोर्स कैसा है? क्योंकि x के टर्म में आ रहा है, और x के टर्म में जब वेरिएबल फोर्स है तो फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए? इंटीग्रेशन वाला। क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का? वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट dx। इंटीग्रेशन कहां से? x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक। ठीक है? यहां कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन यहां पे क्या आ जाएगा? x इनिशियल से लेकर x फाइनल f dx cos थीटा लगाओ। सबसे पहले ये चेक करो कि मूव किसके अलोंग कर रहा है? जिसके पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस अंडर दिस फोर्स। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर फोर्स ऐसे हो रहा है, फोर्स हमारा ऐसे ही लग रहा होगा, F इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है? इन जनरल जब तक आपके पास एंगल के बारे में बात नहीं की जाती है तब तक मोस्ट ऑफ द टाइम थीटा की वैल्यू आपको 0 ही लेनी है। तो यहां पर ओवरऑल ये जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है हमारे लिए, वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? x इनिशियल x फाइनल f dx ही लगाना होता है। अब बता दो x इनिशियल कितना है? देखो कितनी वैल्यू है? 1। फाइनल कितनी है? 3। इसके बाद f कितना है?
एफ बताओ यहाँ पे कितना है 4x², और यहाँ पे क्या है dx। क्लियर। अब याद दिलाते हैं तुम्हें क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का ध्यान देते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या था, बोलो भाई। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन बताओ भाई, कौन बताएगा। x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस ऑफ c। ये वाला c क्यों लगाया, कांस्टेंट क्यों लगाया। दो टाइप के इंटीग्रेशन बताए थे, एक डेफिनिट और एक दूसरा जिसमें लिमिट नहीं होती, वो कौन सा होता है, इनडेफिनिट। जिसमें लिमिट होती है वो क्या होती है, डेफिनिट वाले में कांस्टेंट नहीं लगता। तो यहां पर जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको इंटीग्रेशन करो, ये कांस्टेंट नंबर है यहाँ पर पहले 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या है हमारा x² dx हो जाएगा। बताओ भाई, यहाँ आ जाएगा 4। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ मुझे, x की पावर क्या आ जाएगा, पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पे लिमिट्स डाल दो, क्या डाल दोगे 1 से लेकर 3, क्या डाल दोगे 1 से लेकर 3। जब 1 से लेकर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये ऊपर वाली जो है वो क्या है, ये कौन सी लिमिट होती है, अपर लिमिट। नीचे वाली कौन सी होती है, लोअर लिमिट। तो सबसे पहले क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपर लिमिट, और नीचे वाली फिर लोअर लिमिट। तो ये 3 में क्या करूंगा, इसको c के साथ क्या करूं, ये 3 के साथ क्या करूंगा, इसको बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, बोलो भाई। इस x की जगह क्या लिखोगे 3 क्यूब, माइनस लगाओगे, और इस 1 को भी x की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 की पावर ऑफ क्यूब। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अब वैल्यू बताओ क्या आएगा भाई, 4 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 माइनस 1, और जो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कितना आ जाएगा 26। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 और 2 104 डिवाइडेड बाई 3। यूनिट क्या लगाएंगे, जूल। क्या लगाएंगे, जूल। तो डेफिनेट इंटीग्रल वाले केस में क्या होगा, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। क्या आएगी, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। नहीं, मैं तुम्हें बस हिंट के तौर पे एक दो चीज समझा देता हूं, हिंट के तौर पे। उसमें ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, बाकी तो सब आसान है ना। कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में कुछ भी है, हमारे पास ax प्लस बी है, 2 टर्म है। क्या है, 2 टर्म है, और इनको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेशन का साइन आप सबके साथ लेके जाओ, a dx लिखो प्लस इंटीग्रेशन का साइन b ऑफ dx लिखो। अब a क्या है, कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन x यहाँ पे क्या लिखोगे dx, और यहाँ पे b बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा dx। ये ऑपरेटर है, यहाँ कुछ जब x नहीं है तो 0 अज्यूम करो। क्या अज्यूम करो, 0। अब तुम्हें पता है यहाँ पावर कितनी है भाई, 1 है। तो क्या करोगे भाई, इंटीग्रेशन x की पावर क्या लिखोगे 1 + 1 इट इज 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ लिमिट होती तो लिमिट भी आप यूज कर लेते। क्लियर। और प्लस यहाँ पे b लिखते, यहाँ x की पावर कितना है 0, 0 में +1 करोगे तो x की पावर क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ पे कहीं पर भी हमने डेफिनेट का कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया तो एक कांस्टेंट लगा दोगे। तो यहाँ 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंटीग्रेशन जब भी एक फंक्शन से ज्यादा होता है, प्लस और माइनस में जाएगा, तो इंटीग्रेशन का साइन को आगे की तरफ ले जाया जा सकता है। ठीक है, जैसे ब्रैकेट नॉर्मल ओपन होते वैसे इंटीग्रेशन से ब्रैकेट को क्या कर दो, ओपन कर दो, और हर एक इंडिविजुअल टर्म को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ये ध्यान रखना बस। ठीक है, जो कांस्टेंट है इसमें कांस्टेंट से पहले हमेशा प्लस ही लगेगा, चाहे माइनस हो या प्लस हो। वहां पे उससे क्या लेगा, जो भी साइन होगा, जो साइन यहाँ होगा वो तो वही होगा, वही साइन यहाँ पे होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में अगर तुम देखोगे ध्यान से, जो हमने जो जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्या है 6x माइनस ऑफ 2, इसको इंटीग्रेशन कर दो, इसको इंटीग्रेशन कर दोगे। डेरिवेशन में करा था मैंने ऐसे। ठीक है, करें आगे। अगला देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट है जो F4 से ले जाया जा रहा है किसी पॉइंट x = x0 = 0 से, यहां से स्टार्ट किया जा रहा है।
यहां से सपोज ऑब्जेक्ट चल रहा है, इस पे फोर्स Fx लगाया गया, अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है, और ये फोर्स की जो वैल्यू है वो बदल रही है। पहले कुछ 5 मीटर तक क्या हुआ, फोर्स की वैल्यू कितनी रही, 10 न्यूटन रही। 5 मीटर चलने के बाद, 5 से 10 मीटर चलने के बाद फोर्स की वैल्यू घटी, डिक्रीज हुई, कितनी हो गई, 0 तक हो गई। अगले और उसमें क्या हुआ, और नेगेटिव वैल्यू होगी, रिड्यूस होगी। अगले 15 मीटर तक बेसिकली 0 से चलने स्टार्ट हुई, 15 मीटर तक। इस तरीके से जो ब्लू कलर की जो लाइन है वो क्या बताइए, फोर्स का चेंज हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में। अब इससे रिलेटेड पहले ग्राफ की नॉलेज दे देते तुम्हें, ठीक है। ये भी पॉइंट हमारे थ्योरेटिकल पार्ट के ही है, ठीक है। हमारे ये बोल सकते हो ये स्पेशल पॉइंट्स के पार्ट होंगे। हमने वर्क डन जब निकाला तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखा, F इंटू डी लिखा, ठीक है। या फिर हमने क्या लिखा, वर्क डन इक्वल्स टू F डॉट डी, या फिर हमने वर्क डन लिखा इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx इंटीग्रेशन xi से लेकर x तक। क्लियर है। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, सेकेंड पार्ट, अगर मैं यहां पे क्या निकालूं, एक ग्राफ बनाऊं किसके वर्सेस, बोलो भाई। यहां पे मैं फोर्स लूं और यहां पे क्या लूं, x लूं। x क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो भी लेना चाहते हो वो ले लो, ठीक है। यहां पे क्या है, ये ले लेता हूं डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। मैंने ग्राफ F वर्सेस x निकाला, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में अभी जो क्वेश्चन करके आए उस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा बदल दूं कि भाई फोर्स F इक्वल टू हमें दे दिया गया 4x सिर्फ, कितना दे रखा है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, किसके वर्सेस, F वर्सेस x ग्राफ बनाऊंगा, तो कैसा बनेगा इसका। तो सर वो 4 वहां पे हो जाएगा और नीचे बनाऊंगा। अच्छा, आपसे मैं पूछूं y इक्वल टू मैं 4x का ग्राफ बनाऊं, हाउ टू मेक। x की वैल्यू पुट करके 9th क्लास में ग्राफ बनाए थे, x की वैल्यू पुट 10th में भी बनाया होंगे मैथ्स में। x को 0 1 2 3 डालते थे, y की वैल्यू आती थी। तो इसका ग्राफ जो भी इक्वेशन y इक्वल टू mx के फॉर्म में होती है, जो भी इक्वेशन y इक्वल टू, इसको देखो नींद आ रही, जबरदस्ती आंखें खोल के बैठी हुई। ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, बस ये 4 क्या 4 5 10 जो भी हो जाएगा, ये एंगल है, ये स्लोप है, बेसिकली वो आगे पीछे होती रहेगी, ठीक है। एक दिन ग्राफ की कहानी समझाई जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास एक कोई भी ग्राफ दे देता हूं मैं। अब मैंने दे दिया ग्राफ ऐसा, ग्राफ की कहानी हमने चैप्टर नंबर 1 में भी सीखी है। अब मैं इस ग्राफ की क्या क्या निकाल, किसी भी ग्राफ की क्या क्या मैंने बोली वैल्यू बोली निकाल, स्लोप और एरिया निकाल। इसकी मैं स्लोप निकालूं, या फिर मैं सेकेंड एक और ग्राफ में ले लेता हूं, एक ग्राफ मैंने ले लिया ऐसा, ये भी क्या है, फोर्स वर्सेस एक्स है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले स्लोप निकालते हैं। और स्लोप कैसे निकलती है, डेल्टा वाई चेंज ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या चेंजेस हो रहे हैं और एक्स एक्सिस में चेंजेस क्या हो रहे हैं वो चेक कर लो। या ओवरऑल ये अगर ध्यान से देखोगे तो हमें ऊपर मिल रहा है क्या, फोर्स, और नीचे क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ कोई ऐसी क्वांटिटी होती है क्या, फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, नहीं होती। तो मतलब जब भी फोर्स वर्सेस एक्स होगा वो कोई फिजिकल क्वांटिटी स्लोप में नहीं देगा, किस में नहीं देगा। अब किस में देगा, अगर मैं एरिया निकालूं, क्या निकालूं, एरिया निकालूं, तो एरिया जब निकालोगे, इसका एरिया निकालो, ये एरिया इसका निकालना आसान है। अब मैं एरिया अगर इसका निकालूंगा तो किस शेप का एरिया, स्क्वायर इन शेप और रेक्टेंगल, तो क्या लिखोगे, ज्यादा क्या लिखो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ पे कौन बैठा हुआ है, फोर्स, और इस पे क्या हुआ, अब फोर्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, वर्क डन। क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। लॉजिक क्लियर। तो जब भी फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ होगा तो क्या मिलेगा हमें, वर्क डन मिलेगा। मतलब ग्राफ हमें देखना पड़ेगा कब फिजिकल क्वांटिटी हमें मिल रही है, कब फिजिकल क्वांटिटी
जब फिजिकल क्वांटिटी मिल रही होगी उसी में वही चीज निकालनी होगी। तो यहां पर ये हमें क्या मिल रहा है, वर्क डन। तो मतलब क्या हुआ, ग्राफ से अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एरिया निकाल, कैसे निकालेंगे, एरिया निकाल के। ये बात आई समझ में? अब इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। एरिया अंडर ग्राफ कैसे पता चला, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है, और वर्क डन जब भी आप फोर्स वर्सेस एक्स का निकालोगे तो एरिया अंडर ग्राफ। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत आसान सी चीज दे रखी है, क्वेश्चन सिर्फ देखने में डरावना है, ठीक है, अगर उसको समझोगे तो बहुत आसान है। बोला गया है 0 से लेकर 10 मीटर तक की क्या निकाल दो, वर्क डन निकाल दो। 0 से लेकर 10 मीटर तक अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल है और एक क्या है, ये ट्राइंगल है। इसका एरिया निकाल नहीं पाओगे क्या, इसका क्या लेंथ कितनी है 5, हाइट कितनी है 10, कितना आ गया वर्क डन 50 जूल। इसका जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 1/2 बेस, बेस कितना है 5, बेस है 10 में से 5 गया, 5 बचा। हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, ये 10 ही तो है, ये 10 हाइट है, ये बेस हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 25, कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 50, ये कितना था 50, ये कितना था 25, टोटल कितना हो गया 75। तो आंसर क्या हो गया पहले का, आंसर, क्वेश्चन आसान है नहीं। तो वर्क डन कितना हो गया, इसका कितना होगा 75 जूल। कर दे फॉलो करो अभी का। तो मैं एक काम करता हूं, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे यहां पर इस वाले पोर्शन का वर्क डन W1, इसका W2 और इसका क्या लिखोगे W3। तो वर्क डन जब निकालोगे, जब टोटल वर्क डन निकालोगे, जब टोटल वर्क डन निकालोगे तो क्या लिखोगे W1 प्लस W2 प्लस W3। यहां पर विद साइन आपको क्या लिखना है, वैल्यूज कैसे विद साइन, जो भी साइन पॉजिटिव और निगेटिव आया है, फोर्स और हमारा डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा कैसा है, क्या समझ में, ठीक है। इसको घर पे वैल्यू आराम से सॉल्व करके लिख के कॉपी में नोट कर लेना, कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, एक ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की मैं हिंट दे देता हूं, ठीक है, हिंट दे देता हूं। वो हिंट अपनी पहले ट्राई कर लेना, नहीं होगा विल डिस्कस। पहला हिंट में है आपका इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन आप करते हो तो क्या इंटीग्रेशन आएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, और बाकी जो कांस्टेंट लगाना चाहते हो लगा लो। अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस, जैसा एंगल था वैसे ही रहेगा, ए एक्स है ए एक्स, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज, अगली बात, और इसके बाद साइन जब आपका एक बार आएगा साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 0 नहीं, इंटीग्रेशन के बाद हो जाएगा क्या, कॉस आ जाएगा। एक बार आएगा कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0, और एक बार आएगा कॉस ऑफ पाई आएगा, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180, मैथ्स वालों को भी आ रही है, ये तो तुम्हें सिखा रहा हूं, अपने दिमाग में मत चलाओ कि मैथ्स तुम्हें नहीं आती है, मैथ्स तो हमें आती है पर ये नहीं आती। ये भी आ जाएगा, इतना ही नहीं भी आ रहा है, सर पाई की तो पता है, कौन सा है -1, ठीक है। इसको या फिर कॉस ऑफ 180 डालोगे तो भी आंसर क्या आएगा -1 है। नहीं आई बात समझ में? अब इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे, ये हिंट यूज करोगे, इंटीग्रेट करना, लोअर लिमिट अपर लिमिट दे रखी है और वापस करना ट्राई, ठीक है। चलो अब आ जाता है, अब बात आ जाती है टॉपिक की, अगले टॉपिक की। ये सब भेज दिया गया, लिख लेना क्वेश्चन में। चलो नया टॉपिक, ठीक है। अब वर्क डन की कहानी होगी। चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर नंबर हमारा क्या है 5 है,
वर्क हो गया, अब क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, एनर्जी, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पावर। तो आज स्टार्ट हो क्या होगा हमारा, एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, बताओ। जिस काम को करने में जो एनर्जी लगती है, तो इस चीज को अंग्रेजी में बोलो। हाँ, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, यही बात है। चलो भाई, अब मुझे बताओ एनर्जी की यूनिट, बोलो बोलो, यूनिट बताओ। मैं थप्पड़ मारूंगा तुम लोगों को। कूलम कूलम क्या है सर? जूल, पावर की होती है। जूल। जो एक और बच्चा पीछे से कुछ बोल रहा है, वो बोल रहा है न्यूटन इनटू, ये बात भी सही है, वर्क डन ही है। एनर्जी का मतलब वो वर्क डन ही है। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, एनर्जी हो वर्क डन हो, क्या आएगा, बोलना नहीं, बात नहीं, ml² T⁻²। क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और एक और है, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक होती है, पोटेंशियल होती है, काइनेटिक होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है भाई, एनर्जी आ रहा ये बढ़िया था। हाँ, ये भी होती है। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, थर्मल एनर्जी, अब आया एग्जांपल सही। सोलर, अच्छा ये वो सोलर और थर्मल, थर्मल, सही है, वेरी गुड। न्यूक्लियर किसने बोला, मैंने, वाओ। सर सबका है, सबने बोला। सबका हाथ है। हाँ, और एक और, चलो सर बस अभी बहुत बढ़िया, इतनी बात ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या होता है, आज गए था आप तो मैं सब पूरा पूरी पढ़ के यस, मशीन वाला, मशीन बनाना चाहिए। जो जिससे मशीन चले, मशीन बनाने में हाँ, कौन सी वाली एनर्जी यूज होती है मशीन बनाने में, काइनेटिक एनर्जी। और जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस थर्मल या काइनेटिक, काइनेटिक। मैकेनिकल में ध्यान रखना ये चीज, मैकेनिकल का मतलब वही होता है जो हम लोग काम करते टाइम जो एनर्जी हमारी लगनी होती है, एक पोटेंशियल लगनी होती है और एक कौन सी लगनी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हम लोग इस चीज का एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को समझना है। जो भी कहानी हमने अभी तक पढ़ी है उसके बेसिस पे ये सोचो, एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी एस चल रहा है, किस पॉइंट से, ए से लेकर बी तक जाने में, ए से लेकर बी तक जाने में। क्लियर है। जब यहां पर वेलोसिटी, जब चल रहा था, जिस टाइम पे देखा था तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी यू थी, जब यहां पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, वी थी। क्लियर। इस दौरान जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, जो इस पे फोर्स लग रहा था उसने एक्सेलरेशन क्रिएट करके दिया इधर की तरफ, ये एक्सेलरेशन हो गया। हम चाहते हैं यहां से यहां तक का वर्क डन इन टर्म्स ऑफ वी यू के टर्म में निकाल के दिखा दो। इसका मास भी ऑब्जेक्ट का कितना है, m है।
ठीक है, तो इस यहाँ एक चीज तो पक्की है कि वर्क डन जिधर फोर्स हो रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मैं नॉर्मल वर्क डन के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू क्या होता है? F डॉट डी या फिर एफ डी कॉस थीटा। यहां के लिए वर्क डन W है। वर्क डन क्या है? W है। F की जगह F ही है और D की जगह क्या आ जाएगा? S हो जाएगा। कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा? कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब जब मैं F की बात करूंगा तो F तो मास इनटू क्या है? एक्सेलरेशन है। क्या है? तो वर्क डन की जगह पे मैं क्या लिख दूं? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू s। ये एनर्जी के फॉर्म में तो हमें नहीं दिख रहा है। हमारा काम है कि एक्सेलरेशन कैसे यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाए u और v के टर्म में। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? हिंट है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन जो लगेगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। कहां से प्रेडिक्ट की? u है, v है, s है। यहां से मैं as की वैल्यू निकालूं या फिर a की वैल्यू निकालूं? किसकी निकालूं? या तो a की निकालूं, यहां पे सब्स्टिट्यूट, या पूरी मैं as की वैल्यू निकाल लूं। अगर मैं as की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 1 एंड दिस इज व्हाट? 2। यूज करो 2 को। किस में यूज करेंगे? यूज 2 इन 1 में क्या आएगा? वर्क डन इक्वल्स टू मास as की जगह क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यही तो आएगा। इसको थोड़ा अलग अलग करो। अलग अलग करोगे तो क्या आएगा? mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहां आ जाएगा क्या? mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो टाइप की एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है? आइन का आप क्वेश्चन आता कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? डेफिनेशन आती है ना? डेफिनेशन आती भी नहीं, पर समझ में तो आनी चाहिए। जो एनर्जी ओवरऑल अगर देखोगे, एक एनर्जी है हमारे पास, एक फॉर्मूला। अगर मैं तुम देखूं कि तुम काइनेटिक एनर्जी को बताना चाहते हो, काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला याद है क्योंकि हाफ mv स्क्वायर होता है। ध्यान से देखोगे तो इस एनर्जी में क्या है? सिर्फ मास तो कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी है। मतलब जब ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर जब चल रहा है उस टाइम की जो एनर्जी उससे जुड़ी हुई है, एनर्जी पजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो जुड़ी हुई एनर्जी है उसी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर मैं ये मेंशन कर सकता हूं, एनर्जी क्या लिख सकता हूं? एनर्जी possessed by object due to its motion। मोशन की वजह से जो एनर्जी है, तो ये साफ साफ हमें पता चली ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं इस चीज को, रिजल्ट को अब मैं लिखना चाह रहा हूं। देखो ध्यान से, W इज इक्वल्स टू, क्या ये काइनेटिक एनर्जी है? कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी है? ये कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी। तो एनर्जी कौन सी हुई? काइनेटिक, ये हुई फाइनल। और ये वाली कौन सी एनर्जी है? इनिशियल है। ठीक है, ये है हमारा एक रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को बोलते क्या है? इस रिजल्ट को बोलते क्या है? यही वो जो टॉपिक है, इसी को बोलते हैं हम लोग वर्क एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या? कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को बोलते क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये तुमसे दो तरीके से पूछी जाएगी। हमने जो अभी जो निकाला है, जो डेरिवेशन, ये फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है? कांस्टेंट फोर्स है। आपसे कांस्टेंट फोर्स की मैंने बता दी, वेरिएबल फोर्स की भी बतानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती तो क्या लिखोगे? चेंज
चेंज को कितने किससे लिख दिया मैंने, डेल्टा ऑफ के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो इसके स्पेशल केसेस मैं लिख दूं, इसके स्पेशल केसेस लिख दूं यहां पर, स्पेशल केसेस। पहली चीज क्या ध्यान रखोगे, W का फॉर्मूला याद रखो, कौन सा फॉर्मूला, ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होती है, 1² हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड फॉर्म जो है इसका W इज इक्वल टू क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी कौन सा, फाइनल, माइनस काइनेटिक एनर्जी कौन सी, इनिशियल। क्लियर। फिर इसके बाद थर्ड केस कि वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ के और डेल्टा ऑफ W इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ के। अब डेल्टा W और वो सब क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम तुमसे कि यहां से यहां तक आपने ना फ्रिक्शन कंसीडर किया, ना ग्रेविटी कंसीडर की, ना आपने एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया, ये सब कुछ डाला जा सकता है क्वेश्चन में। मतलब यहां से यहां तक क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ग्रेविटेशन का है इंपैक्ट, फ्रिक्शन फोर्स भी है, ऑब्जेक्ट में जब चलेगा तो यहां पे सरफेस में फ्रिक्शन लग सकता है, तो वो वर्क डन यहां पर जब लिखोगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, वो सब कुछ होगा इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ के। क्वेश्चन यहां पे बस डिफिकल्ट बनता है, उस क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कितने वर्क डन आपके पॉसिबल हैं और कौन से पूछे गए, वो क्वेश्चन में लिखे होंगे। ठीक है, कर लो नोट।